जगदीप धनखड़, क्या नहीं किया उन्होंने बीजेपी के लिए। जब वो बंगाल के गवर्नर थे तो ममता बनर्जी से पोस्ट अपने पद पर, संवैधानिक पद पर रहते हुए बीजेपी के लिए राजनीति की। जब उपराष्ट्रपति के पद पर थे तब भी पार्टी हितों की रक्षा ज्यादा की। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? एक बार अपनी ताकत उन्होंने फैसला किया कि मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा और उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये जो बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार चल रही है, इसमें जो लोग भी आरएसएस के नेता नहीं हैं या जो भी आरएसएस से नहीं निकले हुए हैं और जो आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानते हैं, उन सब के साथ यही होगा और उनके समाज के साथ यही होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल नरेंद्र मोदी के साथ भी यही होगा। लिख लीजिए। मोहन भागवत ने तो खुलेआम कह दिया है, मोहन भागवत ने खुलेआम कहा है कि 75 साल के बाद लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। सोचिए, भारत में राजनीतिक फैसले कौन कर रहा है? आप तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं और बीजेपी के फैसले कौन कर रहा है? आरएसएस। क्या बीजेपी में जो गठबंधन के नेता है वो बताएंगे कि उनकी कोई बात मानी जा रही है? अनुप्रिया पटेल के पति के साथ क्या क्या नहीं हुआ यूपी में? 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या क्या नहीं हुआ? राजभर जी क्या अपने समाज के हितों की रक्षा कर पा रहे हैं? निषाद अपने समाज के हितों की रक्षा कर पा रहे हैं यूपी में? तो 26,000 स्कूल कैसे बंद हो गए? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या अखिलेश यादव की सरकार में 26,000 स्कूल बंद होता तो हम लोग चुप रहते? क्या मायावती जी की सरकार में 26,000 स्कूल बंद होता तो आप चुप रहते? बिहार में क्या हो रहा है? मांझी जी जवाब देंगे। मुझे आरएसएस से कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस के बारे में बता दूं, आरएसएस एक ऐसा जातिवादी संगठन है, वो विशुद्ध रूप से ब्राह्मण समाज का संगठन है। अब तक आरएसएस का प्रमुख एक बार गैर ब्राह्मण हुआ, रज्जू भैया, जो यूपी के थे, ठाकुर समाज से थे। उनको कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा दिया गया। उसके बाद आरएसएस का प्रमुख कौन होता है? महाराष्ट्र का कोंकणी ब्राह्मण। आप देख लीजिए, गोलवरकर से लेके और अभी जो है मोहन भागवत, ये सब के सब मराठी ब्राह्मण हैं। इसमें यूपी वाले, बिहार वाले, मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले भी ब्राह्मण समाज के लोगों की जरूरत नहीं है। और इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है गोबर खाओ, स्कूल बंद करो। और ये सब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ आएंगे तो और खुलकर करेंगे। आप सोचिए, 26,000 स्कूल यूपी में बंद कर दिया गया है। 26,000 स्कूल का मतलब है 13,000 दलित पिछड़ों का नौकरी चला गया, हेडमास्टर का, फिर टीचर का। और जो जनरल कैटेगरी के लोगों की नौकरी गई है उनको चिंता नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस देश से आरक्षण खत्म हो जाए। हिंदू मुस्लिम तो बहाना है। इस देश के जो 85% SC ST OBC है, जिसको बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है, उनके अधिकार को छीनना है। कैसे कोई किसान का बेटा जाट समाज से आने वाला उपराष्ट्रपति बन जाए और वो अपनी रीढ़ सीधी करके अपनी बात कर दे? कैसे कोई किसान समाज का बेटा सत्यपाल मलिक अपनी रीढ़ सीधी कर ले? सोचिए, जो सत्यपाल मलिक का न हुआ, जो अपने गवर्नर का न हुआ, जो अपने उपराष्ट्रपति का न हुआ, आप सोचिए कैसे आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो भी ब्राह्मण समाज से नहीं है। अब आरएसएस किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है? योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस। अब आरएसएस किसको बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाह रही है? आप सोचिए, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, तब बीजेपी चुनाव जीते थी। मुख्यमंत्री कौन बना?
तो आरएसएस की कोशिश है कि दलित पिछड़ों को आगे रखकर, जो आरएसएस से न सोचिए, आदिवासी समाज की महामहिम राष्ट्रपति हैं। सूत्र बताते हैं, जिसको तेजस्वी यादव डैश 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 कहते हैं, कि बीजेपी के हर उस नेता से इस्तीफा रख के रख लिया जाता है कि अगर अपने हिसाब से चलोगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तो सोचिए, जो बीजेपी, जो आरएसएस धनखड़ साहब का नहीं हुआ, वो किसी दलित पिछड़े का होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा जब जो लोग, जो दलित पिछड़े आज बीजेपी के साथ हैं, आरएसएस के साथ हैं, उनकी नस्लें स्कूल कॉलेज जाने के लिए तरस जाएंगी। जब स्कूल कॉलेज ही नहीं रहेगा तो कहां से पढ़ा लोगे। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ा लेंगे तो उनकी राजनीति तो खत्म हो ही जाएगी। अरे जब कोई एससी एसटी ओबीसी की राजनीति ही नहीं रहेगी, दलित पिछड़ों की राजनीति ही नहीं रहेगी, तो फिर आप नेता कहां से रह जाएंगे। फिर तो बीजेपी, जब हिंदू के नाम पर वोट होगा, सब हिंदू नाम पर वोट देंगे, तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको चुनाव जिताएगी। एससी एसटी के लोग कब विधायक और सांसद बने? जब बाबा साहब ने रिजर्वेशन का प्रावधान दिया। ओबीसी के लोग कब सांसद विधायक बनने लगे? जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, जब नौकरी और स्कूल कॉलेज में आरक्षण मिला। और आज जो आप लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई में आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर किल ठोक रहे हैं, आपका भी किल ठुकेगा एक दिन। जब स्कूल नहीं रहेगा, आपका समाज मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा, आर्थिक रूप से लाचार और बेबस हो जाएगा, उस दिन वो आपको वोट देने भी नहीं जाएगा। भूखे पेट आंदोलन नहीं होता है, भूखे पेट लड़ाई नहीं होती है। और सोचिए, जब आपके समाज का वोट ही नहीं रहेगा, आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस दलित पिछड़ों को नहीं जिता रहा है, बीजेपी को जिता रहा है। और बीजेपी अभी जो आपको रिप्रेजेंटेशन दे रही है ना, जिस दिन पूरी तरह से वोट, अभी तो वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कंट्रोल है, वहां उसके लोग हैं, आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है। आपको आज दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को बीजेपी जो थोड़ा बहुत नेता बना रही है, क्योंकि आपके समाज का वोट है। और जिस दिन बिहार की तरह वोट पर कब्जा हो गया, आज तेजस्वी यादव ने क्या लाइन कही है कि पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर चुन रही कि कौन हमको वोट देने लायक है और कौन वोट देने लायक नहीं है। आप यकीन मानिए, जिस रफ्तार से संघीकरण हो रहा है इस देश के इंस्टीट्यूशन का, एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अब कलेक्टर, एसपी, डीएम नहीं बन पाएगा। 5 किलो राशन के लिए मोहताज हो जाएंगे। जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो कोई आपसे डरेगा ही नहीं। आप सोचिए, इस देश में जब वोट का अधिकार मिल रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो टैक्स देता है वो वोट देगा, पढ़ा लिखा वोट देगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि सबका बराबर का वोट होगा। और 75 साल बाद जो दलित पिछड़ों का जो अधिकार मिला था वोट की ताकत से, हमारी संख्या थी, हमारे पास वोट था। वोट पहले लूट लेते थे, अपने दरवाजे पर बूथ बनाते थे, फिर ये लोग मनुवादी ईवीएम ले आए, चाहे वो किसी पार्टी का जातिवादी मनुवादी हो। और अब ये आपका वोट ही वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और वो भी तब जब सोशल मीडिया का जमाना है, जब हम लोग जान पर हथेली पर रखकर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब आपका वोट काटा जा रहा है। आप सोचिए, जब मनुस्मृति होगा तो क्या क्या नहीं किया होगा। बहुजन समाज को अब एक मुश्त आरएसएस की जातिवादी मनुवादी विचारधारा को हराना होगा। ये जो स्कूल 26,000 रामराज्य में बंद हुआ, यूपी में तो रामराज्य है ना। आप सोचिए, जो सरकार 15,000 करोड़ का कुंभ करा सकती है, जो सरकार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा सकती है, जो सरकार अयोध्या में दीप प्रज्वलित करवा सकती है करोड़ों अरबों का, वो सरकार स्कूल बंद करवा रही है। और बीजेपी शासित राज्यों में 90,000 स्कूल बंद हुए हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए,
आपकी पूरी राजनीति खत्म हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, आज आप किसी पार्टी में हो, अगर कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है और वो मुंह नहीं खोल रहा है, तो समझिए वो अपने समाज को सबसे पीछे ले जाएगा। अच्छा हुआ जेडीयू के सांसद गिरधारी लाल यादव ने कहा। आप सोचिए, जो सरकार स्कूल 26,000 यूपी में स्कूल बंद हो गए, 90,000 स्कूल देश में बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है। आप समझिए और सोचिए, आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी की गुलामी कर लेंगे, आरएसएस की गुलामी कर लेंगे तो आप बच जाएंगे? आपकी हालत धनखड़ साहब वाली होगी। कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब के सोशल मीडिया टीम को हटा दिया गया है। धनखड़ साहब को घर खाली करने के लिए गया, जैसे रामविलास पासवान का सामान फेंकवा दिया गया था। धनखड़ साहब, सोचिए किस तरह से उनको बेइज्जत किया गया। आप कल्पना कर सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, आरएसएस से ज्यादा जिम्मेदार वो तमाम नेता हैं जो बीजेपी और आरएसएस के साझीदार हैं। वो इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। वो इस देश की सेना को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार है। आज सोचिए, आज देश कैसे तरक्की करेगा? अभी हमारा पाकिस्तान के साथ जंग हुआ, हमारी सेना के पास मिसाइल नहीं होता तो क्या होता? भेजिए ये लोग जो गोबर और गौमूत्र की राजनीति करते हैं, इनको बॉर्डर पर। ये जो दिन भर जो कथा बांचते हैं, ये जो ग्रह नक्षत्र की चाल बदलते हैं, ये जो पोथी पढ़ के बीमारी ठीक करते हैं, इनको भेजिए बॉर्डर पर। आप सोचिए, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया एआई की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया रोबोटिक साइंस की तरफ बढ़ रहा है, और हमें आज भी अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेला जा रहा है। दुनिया में बच्चे एआई पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं ताकि हम फिर से गुलाम हो जाएं। और इसका सबसे, इस देश में 10% लोगों के पास इतना स्कूल, कॉलेज, अस्पताल है, इतनी नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी में कि उनका जीवन बेहतरीन चलेगा। उनके पास 10% लोगों के पास 90% संपत्तियों पर कब्जा है। 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ा सकते हैं। उनके लिए IIT, IIM और एम्स जैसे अस्पताल हैं। लेकिन इस देश के 90% लोग जिनके पास 10% संपत्ति है, जो 10 रोटी में खाना खा रहे हैं, उनके नस्लों को गुलाम बना लिया जाएगा, उनको लाचार, बेबस और मजदूर बना दिया जाएगा। आप सोचिए, इसलिए बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन समाज को जागरूक बनना पड़ेगा। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आपको सोचिए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सेना को मजबूत नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? सोचिए। इन जातिवादी मनुवादियों को देखिए, इनके पास 1000 टेलीविजन चैनल है, 1.5 लाख अखबार है और हजारों यूट्यूबर है। उसके बाद भी ये लोग नेशनल दस्तक पर आता है अल बल बोलने। इनको लगता है कि इनके बाप दादा जैसे बहकाते थे और हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, चुप हो जाते थे, इनको लगता है कि हम भी चुप हो जाएंगे। ये घोर कर्मकांडी और शातिर लोग हैं। फूले ने इसी तरह के लोग को कलम कसाई कहा है। मैं फिर कह रहा हूं, राम राज्य में अगर 26,000 स्कूलें बंद हो रही है तो वो स्कूल, सरकारी स्कूल और सरकारी नौकरी किसका जा रहा है? सोचिएगा जरूर। और जो लोग बीजेपी के आगे पीछे बोल रहे हैं, वो धनखड़ साहब से प्रेरणा ले ले कि उनकी क्या हालत होगी। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन वोट का, जिस तरह से बीजेपी वोट पर कंट्रोल कर रही है, आरएसएस वोट पर कंट्रोल कर रही है, अगर बिहार में उसने वोट पर कंट्रोल करके चुनाव जीत लिया तो एक एक करके दलित, पिछड़े नेताओं को न धनखड़ बना दिया गया तो आप लिख लीजिएगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।